ओरिएंटेशन, अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा। उस जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसे थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते। एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बढ़ी है। इसको क्या कहेंगे? इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है। इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दूसरा, हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है। ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीजें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या? बात है, ये झटका नहीं है जी। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था। अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है। और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है। हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं। इवन मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में, आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था, ग्रोथ कितना गिर गया था, करीब 2% के भी नीचे आ गया था, क्योंकि एक बदलाव आया था। तो बदलाव के कारण, लेकिन बाद में स्थिति संभलती चली गई। आज हम भी, हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुंच गए हैं, लेकिन एक सफाई की जरूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है। और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। सर, आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बनाकर के संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, कभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मैं नया था, मैं G20 में गया था, पहली मेरी G20 समिट थी। उस G20 समिट में मैंने काले धन और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विदेशों में, जो एक प्रकार से हेवन बन चुके हैं, उसके संबंध में विस्तार से विषय रखा था। और पहली बार G20 समिट में सभी देशों ने मिलकर के इसको एक गंभीर समस्या माना था। उसको टेररिज्म फंडिंग होता है, ये भी चर्चा आई थी और आज दुनिया के देश जानकारियां देने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसलिए ब्लैक मनी को वापस आना ही पड़ेगा। सर, आपके सारे स्पीचेस 2013 से जो भी स्पीचेस थे, 2G, 3G, CWG, दामाद जी, इस पे आप स्पीच पर स्पीच दे रहे जाते, लेकिन ये लोग तो अभी भी लोधी गार्डन में सैर करते नजर आते हैं, कोई जेल नहीं गया? ऐसा है कि जमानत भी तो है, जो जमानत पर है वो सैर कर सकते हैं, कानून रोकता नहीं है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था, 4 पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़े और वो भी पैसों की हेराफेरी में। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और जो सेट ऑफ पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं, वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते हैं और चीजों को उभारने में लगते हैं। ये अपने